में हम पूरी ऐसे तैयारी करेंगे कि सीटेट में आपको पास नहीं होना है बल्कि आपको अच्छे नंबरों से पास होना है। साथ ही जिसको भी सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड लगता है कि सीटेट को पास नहीं कर सकते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम बहुत हार्ड होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही सरल एग्ज़ाम है। बस करना क्या है, थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी है और थोड़ी सी हमें समझ पैदा करनी है और उसी से ही आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो हम आपको कराएंगे सीटेट में 120 प्लस क्वेश्चन आंसरों की तैयारी, ताकि हम जो आपका स्कोर रहेगा उसको हम 120 प्लस स्कोर आपका लेकर जाएंगे। तो हम आपको उसको कराने के लिए करेंगे क्या कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे। मॉक टेस्ट के साथ साथ हम आपको थ्योरी बेस्ड भी कराएंगे। मतलब हम सीटेट की अभी आपके 3 महीने हैं, 3 महीने में हम आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, मॉक टेस्ट भी कराएंगे, साथ ही साथ हम आपको उसकी पूरी थ्योरी समझाते हुए चलेंगे बिल्कुल सरल भाषा में कि सीटेट हमसे चाहता क्या है, सीटेट हमसे पूछता क्या है, उसी समझ पे हम पूरा लेकर चलेंगे। तो सीटेट करता क्या है कि वो हमारी समझ को देखता है कि जब ये जो अभ्यर्थी है जब ये बच्चों को पढ़ाएगा तो उसको कैसे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के लिए उसकी क्या भावनाएं हैं, ये सीटेट जानना चाहता है। सीटेट के जरिए यही वो हमारी पूरी जानना चाहता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सीटेट का मेन मोटिव ही है कि बच्चे को केंद्र में रखना। जब हम बच्चे को केंद्र में रखेंगे तो सीटेट केंद्र में रखेंगे तो उसी हिसाब से हमें आंसर भी देने हैं। जब हम बच्चों को केंद्र में ही रख देंगे तो आंसर तो हमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें बच्चों को ही मेन पॉइंट हमें रखना क्या है, बच्चों को ही रखना है कि बच्चे हमारे जो हैं वो भगवान है। बस उन्हीं के हिसाब से ही हमें आंसर देना है जो बच्चों के हित में जाए। इतना आपने समझ लिया, इतना आपने क्वेश्चनों में देख लिया कि कौन सा आंसर बच्चों के हित में जा रहा है। बस आपको उसी पर टिक लगाना है और आपका सीटेट देखते देखते ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 75 क्वेश्चन जो है इसमें 50% जो सीटेट है वो आपका टोटली पेडागोगी पर निर्धारित है। 50% पेडागोगी पर ही निर्धारित है, जिसमें पेडागोगी से ही संबंधित क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। और बाकी का जो 75 क्वेश्चन आते हैं 50% वो आपकी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो वो भी क्वेश्चन कुछ ऐसे हार्ड नहीं होते कि आप उसे ना कर पाओ, बहुत ही लो लेवल पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए एक कदम सीटेट की तरफ। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बाल विकास। ठीक है फ्रेंड्स, बाल विकास में हम आपका प्रैक्टिस सेट है ये, उसको हम लेकर चलेंगे। साथ ही हम प्रत्येक उसकी थ्योरीज को हम आपको समझाते हुए चलेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे जो कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। तो इसका हमें आंसर बताना है कि निम्न में से हमें ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से बताना है कि जैसे विकास एक आयामी होता है, या विकास एक दिशीय होता है, या विकास एक सतत प्रक्रिया है, या फिर विकास की दिशा अधोमुखी एवं शीर्षगामी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि जो विकास है, विकास की जो दिशा है वो अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। यानी कि जो हमारा शरीर है, शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनका जो विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। यह दर्शाता है कि विकास की जो दिशाएं हैं अधोगामी एवं शीर्षगामी है। इसे विकास का क्रम या विकास की दिशा सिद्धांत भी कहते हैं, अधोगामी और शीर्षगामी को ही। साथ ही इसके अंतर्गत बालकों के जो जन्म है, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से पहले की जीवन में, मतलब कि जो बच्चा है जन्म होने से पहले भी तो उसका विकास ही तो हो रहा है। 9 महीने जो बच्चा हमारे पेट में रहता है तो उसका विकास ही तो हो रहा है हमारे पेट के अंदर। पहले बिल्कुल छोटा सा अंडा टाइप सा, फिर धीमे धीमे उसके हाथ पैर दिल धड़कन सब चीज़ें बनती हैं। तो क्या हो रहा है, ये सब उसका विकास ही हो रहा है। ठीक है, और जो विकास जो होता है वो मस्तिष्कोन्मुखी चलता है। कैसे चलता है, मस्तिष्कोन्मुखी चलता है। फिर है कि इस क्रम में सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ बनता है, यानी कि सबसे पहले हमारा मस्तिष्क बनता है, फिर धड़ बनता है और सबसे बाद में हमारे पैर बनते हैं। तो ये हो गया हमारा मस्तिष्कोन्मुखी का जो सिद्धांत है वो ऐसे हो जाता है। फिर इसी प्रकार से समीपस्थ की प्रवृत्ति के अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना होती है और उन पर नियंत्रण होता है। फिर केंद्र से दूर
स्थित अंगों की रचना एवं नियंत्रण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा बाद में उंगलियों के संचालन में निपुण होता है। अतः धीरे धीरे विभिन्न चरणों में बालक संपूर्ण विकास हो जाता है। आई होप आपको जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका सेकेंडवा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है इसमें आपका कथन कि बच्चों का जो विकास है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यानी कि जो बच्चों का विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। या फिर बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बचपन वह अवस्था है जिसमें 10 अलग अलग भिन्न भागों में बांटा जा सकता है। आगे हम देखते हैं, आगे ऑप्शन इसके हैं कि बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है या फिर बच्चों का विकास केवल आनुवंशिक पर आधारित होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैसे करेक्ट होगा हम वो भी आपको पूरा समझा देते हैं, क्योंकि जो बच्चों का जो विकास है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर का जैसा माहौल होता है, जैसे संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं वैसे ही बच्चा सीखने लगता है, वैसा ही व्यवहार करने लगता है। जहाँ थोड़ा एजुकेशनल फैमिली होती है वहाँ के बच्चे भी थोड़े सभ्य होते हैं, लेकिन जो जैसे थोड़े आतंकवादी तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन जहाँ पर जिन घरों में लड़ाई झगड़ा वगैरह ज़्यादा होते हैं तो वहाँ के बच्चे भी ज़्यादा झगड़ालू होते हैं, उनकी भाषा से ही पता चल जाता है। तो ऐसे ही बालकों का जो विकास है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यह कथन पूर्णतः सही है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में वे तत्व आते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जो बच्चे उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के होते हैं उन्हें उच्च स्तर की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अतः उनका विकास भी निम्न सामाजिक आर्थिक एवं स्तर के बच्चों की तुलना में तेजी से होता है। जब बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो वे विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों से परिचित होते हैं, जैसे अपने से छोटे व्यक्तियों के साथ मृदुता से व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सामाजिक संदर्भ में आस पड़ोस के बालकों के साथ कैसे रहना है, कैसे अपना समय व्यतीत करना है, ये सब उनको पता होता है। धार्मिक संस्थाएं समाज में होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यों के प्रति बालक में रुचि पैदा करती हैं, जिससे वह गतिशील होकर उन कार्यों में अपना सहयोग दिखाता है। बालक व सांस्कृतिक परिवेश भी बालक के विकास पर विशेष प्रभाव डालता है। जो बालक जिस समाज में रहता है उसका सांस्कृतिक स्वरूप भी वैसा ही होता है। इस बात का बालक के व्यवहार, आचार विचार एवं व्यक्तित्व तथा विकास का गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें बालकों का रहन सहन, खान पीन, सोचना, आचरण करना, बच्चे कैसे वस्त्र पहनते हैं, उनके जीवन दर्शन की सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। तो मुझे आई होप कि आपको ये भी समझ क्वेश्चन आ गया होगा, और मैं आज थोड़ी सी उम्मीद कर सकती हूँ कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। जो आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या परिपक्वता। तो जो हमारे आनुवंशिक विन्यास होते हैं जो एकदम प्रकट रूप से जो प्रक्रिया कहलाती है तो वो आपकी परिपक्वता कहलाती है। क्या? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला हो गया परिपक्वता। तो और परिपक्वता क्या होती है तो इसकी भी हम पूरी आपको डिटेल अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता का अर्थ क्या होता है कि शरीर के स्वाभाविक विकास से है, आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के अंग प्रत्यंग का विकास होता है, और केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि मानसिक विकास भी होता है। परिपक्वता के क्रम में बालक का भ्रूण निर्माण से लेकर जन्म के पश्चात तक होने वाला विकास भी शामिल है
साथ ही और केवल शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। परिपक्वता के क्रम में बालक का जो भी जितने भी हैं जन्म से पूर्व प्राणी के विकास पर अधिकांशतः परिपक्वता का ही प्रभाव पड़ता है। अभिवृद्धि एवं विकास का प्रत्येक क्रम एक प्रकार से परिपक्वता पर ही निर्भर होता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि जब बालक की जो मांसपेशियां और हड्डियां जब चल पाने की आवश्यकता के अनुसार परिपक्व हो जाती है तो वह अपने पैरों पर चलने लगता है। इस प्रकार परिपक्वता अभिवृद्धि एवं विकास को गति प्रदान करता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब तक उनके पैर मजबूत नहीं होते हैं तब तक वो चल नहीं पाते हैं। आपने ये भी घरों में सुना होगा कि जो छोटा बच्चा होता है 3 महीने का तो उसे बिठालते नहीं है, क्योंकि बैठने की जो बच्चे की उम्र होती है वो 5 महीने के बाद होती है, तब बच्चा सहारा लेके बैठने लगता है। क्यों? क्योंकि तब उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सही एकदम परिपक्व होने लगती है। तो यही है कि जब परिपक्वता का सही से विकास हो जाता है तो अपने आप उसमें अभिवृद्धि एवं विकास की गति को प्रदान कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन वहाँ आएगा हमारा। क्वेश्चन है 7वां कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार इसकी जो ये सोच है वो के पीछे जो तर्क है वो क्या है, तो वो हमें बताना है तर्क। तो जीन पियाजे ने ये दिया है आपका सिद्धांत। तो इसमें अब पूछा क्या है, जो 5 वर्षीय नसीमा को क्या लगता है कि जो चिकनी मिट्टी के जो गोले हैं उन्हें दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जो चिकनी मिट्टी है वो बढ़ जाती है। इसी को लेकर जो तो जीन पियाजे ने उसकी सोच के पीछे का जो कारण है वो केंद्रीयता बताया है। क्या बताया है? केंद्रीयता बताया है। केंद्रीयता पियाजे द्वारा दी गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष की एक विशेषता है, जिसमें बालक एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देते हैं। इसमें बालकों को लंबाई चौड़ाई का ज्ञान होता है, पर वे मात्रा परिणाम और परिमाण के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर पाते। यानी कि बच्चों को ये तो पता होता है कि ये लंबा है, ये चौड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन जो वो सामान होता है, जैसे कि यही बच्चा है, जो बच्ची है नसीमा, वो क्या सोच रही है कि जो मिट्टी के जो गोले हैं वो अगर उसे दबा देंगे और लंबा लंबा कर देंगे सांप की तरह तो वो बढ़ जाएगा, पर ऐसा तो कुछ नहीं है, उसकी मात्रा तो वही रहेगी। तो बच्चे को बस मात्रा का और परिमाण का जो ज्ञान है वो नहीं है, बाकी का बच्चा सब समझता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा बड़े गिलास में जूस पीने की जिद करता है और जूस पीते समय वह एक छोटे चौड़े गिलास की तुलना में लंबे व पतले गिलास को वरीयता देता है। यानी कि जो बच्चा है वो देखता है कि जो बड़ा गिलास है और पतला पतला बड़ा गिलास है तो उसमें ज़्यादा जूस होगा, और जो छोटा गिलास है लेकिन वो चौड़ा है तो वो उसे छोटा दिखाई दे रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि दोनों ही बराबर है, जो छोटा वाला है वो चौड़ा है और जो लंबा है वो पतला है। तो ठीक उसी प्रकार बच्चा आकृति देखकर यह सोचता है कि सांप के रूप में चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है, जबकि गोल दोनों अवस्थाओं में समान रहती है। आई होप मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि लेव वाइगोत्स्की की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित है। तो ये विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये जो आपका सामाजिक संरचनावाद है, व्यवहारवाद है, मनोविश्लेषण है और सार्वभौमिक है, तो ये किस पर आधारित है? तो ये जो लेव वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो सामाजिक संरचना पर आधारित है। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? यानी कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं, जब बच्चा खुद से ही बातें करता है तो उस क्रिया के लिए उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है हमें ये बताना है। तो निजी संवाद या स्वर उच्चार में उच्च स्वर में वार्ता या पाठ या स्व केंद्रीय वार्ड। तो जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने बच्चे का स्वयं से बात करने को उन्होंने निजी संवाद कहा है। क्या कहा है? निजी संवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निजी संवाद, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
साथ ही जो लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की जो क्रिया के लिए निजी संवाद शब्द का प्रयोग किया है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण के लिए करते हैं अपितु स्वयं निर्देश तरीके से कार्य करने के लिए, अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने के लिए, निर्देश देने एवं मूल्यांकन करने में भी करते हैं, जिसे निजी संवाद कहते हैं। जबकि पियाजे ने निजी भाषा को स्वकेंद्रीवाद कहा है। ये लेव वाइगोस्की की बात होती है तो आपका निजी संवाद हो जाएगा। वहीं आपका ये लेव वाइगोस्की की जगह अगर पियाजे होता कि पियाजे ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया को किस शब्द के कौन सा शब्द दिया है तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने उसे स्वकेंद्रीवाद कहा है। ठीक है, आगे है कि पियाजे के अनुसार बच्चा जब कुछ अपने नजरिए से देखता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पूरी दुनिया को अपने जैसा सोचने पर विश्वास करता है, यही स्वकेंद्रीय होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट में आप हमसे राय ले सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और कोई अगर आपको हमें सजेशन देना है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। तो हम आपकी तरीके से कोशिश करेंगे कि हम और बेहतर तरीके से आपको भी पढ़ा पाएँ। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सपोर्ट भी करते चलिएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आएगा आपका। 10वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है वो हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, या फिर योग्यता आधारित स्थायी अलगाव करना, या फिर सहयोगितापूर्ण अधिगम करना, या पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना। आपने भी सीटेट के बारे में अगर थोड़ा सा भी आपने नॉलेज ली होगी या थोड़ा सा भी उसके प्रैक्टिस सेट है या क्लासेस आपने ली होंगी यूट्यूब पर, तो आपको बताया गया होगा कि सहयोगिता यानी कि जहाँ हम बच्चों को सहयोग में या मिलकर या खेल खेल में या एक साथ कार्य करने की उन्हें जब राय देते हैं या उनसे एक साथ कार्य करवाते हैं तो बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सहयोगितापूर्ण अधिगम। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां कि एक बच्चे में दूसरे की नीयत और अच्छाइयों को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। तो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि कोई बच्चा है जो दूसरों की नीयत और उनकी इच्छाओं को अच्छे से समझता है, तो जो उसके अंदर जो बुद्धि का स्वरूप है वो उस स्वरूप को किस रूप को दर्शाता है। तो ऑप्शन 1 है स्थानीय संबंध को, या फिर अंतरावैयक्तिक बुद्धि को, या फिर वो अंतःवैयक्तिक बुद्धि को, या फिर प्राकृतिक बुद्धि को। तो उसके अंदर किस प्रकार की बुद्धि है? तो उसके अंदर आपकी अंतरावैयक्तिक बुद्धि है। अब अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या होती है हम वो भी देख लेते हैं कि जब एक बच्चे में दूसरों की नीयत और अच्छाइयों को समझने की योग्यता है, यह अंतरावैयक्तिक बुद्धि को दर्शाती है। जो अंतरावैयक्तिक बुद्धि है ये आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। जैसे हार्वर्ड गार्डनर ने जो 9 बुद्धियों में से 9 बुद्धियां बताई हैं बहुबुद्धि, उनमें से एक है आपकी अंतरावैयक्तिक बुद्धि, और यह इस बात को दर्शाती है कि एक व्यक्ति दूसरों की समझने और व्यवहार करने में कितना कुशल है, जैसे राजनेता, शिक्षक, चिकित्सक, सेल्समैन आदि। जबकि अंतःवैयक्तिक बुद्धि में वे व्यक्ति आते हैं जो अपनी भावनात्मक स्थिति, प्रेरणाओं से अवगत होने में अच्छे होते हैं। ये दूसरों के साथ संबंधों की खोज करते हैं, दिवा स्वप्न में लीन होते हैं, कल्पनाओं में व्यक्तिगत ताकत का आकलन करते हैं, जैसे कि कवि। तो 11वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 11वां क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो इनमें से कौन सा कथन प्रस्तावित है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में? पहला ऑप्शन है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी भाषा में प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। तो जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें बाल विद्यार्थियों के बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। जैसे कि शोध में स्पष्ट रूप से पता चला है कि बच्चे 2 से 8 साल की उम्र में के बीच बहुत तेजी से भाषाएं सीखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी से हर चीज को कैच कर लेते हैं तथा उनमें अनुकरण करने की क्षमता अधिक होती है। बच्चों को शुरुआती दिनों में मातृभाषा पर विशेष जोर देने के साथ साथ भाषाओं से अवगत कराया जाएगा। एनसीएफ 2005 बहुभाषी
बहुभाषी को एक संसाधन मानती है जिसमें बच्चा बहुत सी भाषाओं का ज्ञान अपने सहपाठियों से सीखता है। तो इससे हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि जो आपका क्वेश्चन है 12वां, उसका आंसर जो आपका रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां कि जेंडर रूल्स आर, यानी कि जेंडर भूमिकाएं हैं। तो जेंडर भूमिकाएं क्या होती हैं? अधिग्रहित व्यवहार होता है या जन्मजात व्यवहार होता है या जैविक संरचनाएं होती हैं या फिर आनुवांशिक निर्धारित होता है। तो जैविक जेंडर क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो ये जैविक जेंडर है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो जेंडर भूमिकाएं होती हैं वो अधिग्रहित व्यवहार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य। तो सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना या फिर छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना, या फिर छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, या फिर ऑप्शन डी आपका कि छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो इसका जो 14वां का जो आंसर एग्जामिनर है वो आपसे पूछ रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है कि बच्चों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुरूप रूपांतरित करना। यानी कि यही जो ऑप्शन है आपका, इसमें बच्चे को बीच में रखा गया है और सीटेट सीधा ही एक पॉइंट पर टिका हुआ है कि बच्चे ही सब कुछ हैं, बच्चों को ही बीच में केंद्र में रखना है, उसी के हिसाब से हमें आंसर देना है। तो यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है बच्चों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुरूप रूपांतरित करना, कि छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना या छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना या फिर उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। ये जो भी है ये आपके सभी नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए हमें नेगेटिव तो तुलना अगर किसी भी ऑप्शन में आ जाता है, तुलना करना या रूप में वर्गीकरण करना या सफल विफल घोषित करना, तो ये आपके नेगेटिव आंसर हो जाते हैं। नेगेटिव आंसर पर तो हमें बिल्कुल टिक ही नहीं करना है। तो 14वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति यह तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। यानी कि अगर हम अपनी क्लास को मूल्यांकन पद्धति पर तय करने से पहले हमें अपनी कक्षाओं को किस तरीके से विचार करना चाहिए, उसके बाद हमें मूल्यांकन पद्धति को तय करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि मेरे अलावा इन परिणामों का जो उपयोग है वो कौन करेगा। दूसरा है कि विशिष्ट छात्रों को अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, या फिर कौन सा तरीका अध्यापका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, या फिर कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। तो इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है उच्चतम अंक। तो अंक हमेशा नेगेटिव पॉइंट रहता है। अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद, तो अध्यापिका को स्वयं के से कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि पहला और दूसरा आपका सही है, बाकी के आपके गलत है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। तो समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, केवल, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। फिर है ऑप्शन बी कि दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। तो जो सिर्फ ये ऑप्शन आ गया है ना, सिर्फ, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। केवल आ जाए तो केवल भी आपका नेगेटिव में जाता है। ठीक, ऑप्शन सी है कि सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाना, तो इसमें भी केवल आ गया है और सीटेट में केवल तो कोई चीज है ही नहीं, तो ये भी आपका नेगेटिव जाएगा। तो बचता है हमारा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट है। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाने
से है। समावेशी शिक्षा तब होती है जब सभी छात्रों को, चाहे उसकी कोई भी पृष्ठभूमि क्यों ना हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, अर्थात उन्हें बिना किसी भेदभाव के उच्च गुणवत्ता वाले निर्देश, हस्तक्षेप और समर्थन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सामान्य शिक्षा कक्षाओं में रखा जाता है, जो उन्हें मुख्य पाठ्यक्रम में सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विकलांग और सामान्य बच्चे एक साथ सीखते हैं और खेलते हैं, जिसका उद्देश्य सबका साथ और सबका विकास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये 16वां क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है आपका, वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है जिसमें कथन दिया गया है और उसका कारण भी है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। उसका कारण है कि शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो इसमें से हमें सही विकल्प बताना है कि दोनों ही सही हैं और आर जो है वो आपका सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन है और उसका जो कारण है वो दोनों ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उससे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? यानी कि कोई बच्चा है जैसे लिखने में निरंतर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लिखन संबंधी दिक्कत है, यानी कि उसे आलेख डिस्ग्राफिया। ग्राफिया यानी कि आपने देखा होगा जो आपकी पेंसिल होती है और वो उसके अंदर जो काला कार्बन जो होता है वो किसका बना होता है? तो वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया, तो ग्रा यानी कि पेंसिल, तो पेंसिल यानी कि लिखना संबंधी, पेंसिल से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आलेखन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया। ठीक है, फिर पठन संबंधी हो जाता है, यानी कि सा को वाज पढ़ता है, वाज को सौ पढ़ता है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। और गणन संबंधी यानी कि किसी को गणना करने या कैलकुलेट करने या मैथ संबंधी कोई भी दिक्कत होती है तो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका 18वां का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन है आपका। 19वां क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में वैयक्तिक गत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या चाहिए? मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, या फिर शिक्षा शास्त्री को उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, या फिर रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योग्यता आकलन पर बल देना चाहिए, या फिर पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए। तो पुनर्स्मरण हो गया तो ये भी हमें नहीं करना है, यानी कि इसमें हमें रटन संबंधी हो गया, बल देना हो गया, वो तो हमें यूज करना ही नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, ताकि हम उनकी जो भी उनकी विभिन्नताएं हैं, जो भी उनको दिक्कतें हो रही हैं, सभी के हिसाब से हम एजुकेशन है, पढ़ाई है, वो उन्हें हम उपलब्ध करा सके। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हम चलेंगे 20वां क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो इनमें से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, या फिर सोच में विकेंद्रीकरण, या फिर अविचारी चिंतन। तो सृजन यानी कि सृजन हम कब करते हैं? जब हम चीजों को कई तरीके से सोचते हैं, जब हम किसी चीज को कई तरीके से हम सोचते हैं, यानी कि हम अपनी बुद्धि को हर दिशा में फैलाते हैं, तब हम उस क्या करते हैं? तब हम कुछ सृजनात्मकता करते हैं, तब हम कुछ सृजन करेंगे। कब? जब हमारी बुद्धि चारों तरफ घूमती है। तो इसका आंसर घूमना यानी कि हमारी बुद्धि का अपसार हो रहा है, हम अपसार चिंतन कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतन। ठीक है, फिर अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का उपयोग करता है, तो उस चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन सृजनात्मक बच्चों में पाया जाता है, जैसे जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है, यदि
तुम्हारे पंख होते तो तुम क्या करते, इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसका कोई सटीक उत्तर नहीं होता है, लेकिन बच्चा जो सोचता है, जो कल्पना करता है, वो सब टीचर को बता देता है। तो ये कैसा चिंतन हो गया, तो ये एक अपसार चिंतन हो गया। तो वो सोच रहा है कि अगर उसके पंख होते तो वो क्या क्या करता। तो इस तरीके का ये जो चिंतन है वो कैसा है, अपसारी चिंतन है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका। ठीक है, आगे हम चलेंगे 21वां क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ रहा है कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं जो ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, तो पहला ऑप्शन है कि सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, या फिर खेल के द्वारा, या पदार्थों प्रक्रिया और प्रयोग करके, या सहपाठियों और वयस्कों का संग सहवाता करके। तो ये जो है, जो छोटे बच्चे हैं वो इन सभी के द्वारा ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो सक्रिय अन्वेषक होते हैं, अतः वे सक्रिय अन्वेषक द्वारा, खेल द्वारा ज्ञान की संरचना और अर्थ निकालते हैं। ये बच्चे जब सहपाठियों और वयस्कों के संग सहभागिता द्वारा पदार्थों प्रक्रिया व प्रयोग करते हैं, उनका अधिगम सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तथा वे सार्थक ज्ञान की संरचना का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन 21 का आपका जो ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 22वां क्वेश्चन है आपका। 22वां क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद कराना सुनिश्चित करती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति कहलाती है। यानी कि बच्चों को उनके घर का नंबर है या कुछ भी है तो बच्चों को याद करवा रही है, तो अगर उन्हें पूरा नंबर याद करवाया जाएगा तो बच्चे याद नहीं कर पाते। तो टीचर क्या करती है, नंबर को वो 3-4 भागों में डिवाइड कर देती है। जैसे कि बच्चों को कहती है 97, 23, 24, 11 और 22। तो इस तरीके से वो बच्चों को रटवा रही है। इसके 5.5 हो गए, टुकड़े हो गए हैं और बच्चे इसे आसानी से भी याद कर लेंगे। आगे हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है एग्जामिनर। इसमें एग्जामिनर हमें देख रहा है कि ये खंडीकरण विधि हो जाती है, या कूट लेखन, या स्वर्गीकरण, या फिर अनुकूलन। जब हम किसी चीज को खंडों में विभाग करते हैं तो ये खंडी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। तो विद्यालयों में सबसे अधिक बल किस पर देना चाहिए, तो ऑप्शन ए है कि परिवेश में सहयोगिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करना, या फिर विषय वस्तु को रटवाना, या दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण करना, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया संबंध द्वारा व्यवहार का अनुबंधन करना। तो हमें बच्चों के व्यवहार का अनुबंधन भी नहीं करना है, निष्क्रिय भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे सक्रिय होते हैं, और विषय को रटवाना भी नहीं है। तो बचता क्या है हमारा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे 24वें क्वेश्चन पर। 24वां क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। तो कैसे सुसाध्य करता है, तो शर्मा विद्यार्थियों को नए शब्द लिखन सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें ट्रॉफी देकर पुरस्कृत करती है। सेकंड ऑप्शन है। आगे ऑप्शन हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर है। नेक्स्ट है कि परामर्शी विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है, और विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं और उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। परिचर्चा भी एक अच्छा पॉइंट हो गया है। थर्ड ऑप्शन है कि अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। चौथा है कि रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, क्योंकि ये चारों ही आपके करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 25वां क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमता को अपने किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार सुसाध्य करेंगे, तो ऑप्शन ए है कि अपने विद्यार्थियों में डर की भावना, तो डर तो हमें पैदा करना ही नहीं है बच्चों में। दूसरा है कि समस्या के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, तो अटल तरीके हमें रटने संबंधी भी कुछ नहीं करना है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूप यानी कि उसके इर्द गिर्द जैसे वो उस क्वेश्चन पर कुछ आंसर तक पहुंच सके तो वो हम कर सकते हैं। निष्क्रिय रटन पद्धति तो रटवाना भी नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे 26वां
26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। तो इनमें से ऑप्शन आपको बताना है जो अधिगम को सुसाध्य करेगा। तो ऑप्शन ए है कि कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है कि एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। या फिर आगे हैं आपके ऑप्शन कि रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना। तो ये भी गलत हो जाएगा। और शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। तो नकल और रट्टा तो हमें मारना ही नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। तो उनमें किस तरीके की भावना उत्पन्न होगी? तो उनमें गर्व की भावना होगी। कैसी? गर्व की। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये 27वां हो गया है। 27वां के बाद रहेगा हमारा क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? तो यह अधिगम की ओर अधिक प्रभावशाली बनाता है, या फिर यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है, या फिर यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है, या फिर यह बच्चों में आज्ञापारता पैदा करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए कि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशील बनाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 29वां क्वेश्चन पर। 29वां क्वेश्चन है आपका कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांति गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये हमें बताना है कौन सा कथन सही है कि एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है, या फिर एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, या फिर वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती हैं बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। तो 29वां का आंसर क्या होगा? तो 29वां का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 29 का। ठीक है, आगे हम चलेंगे अपने सीरीज का लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 वाला कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो ये कौन कहता है? तो ये व्यवहारात्मक सिद्धांत कहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया है, सीरीज कराई है कंप्लीट, वो आपको समझ आई होगी और कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।